की थी। की थी। तो जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले किसने की थी? DRDG डुजार्डिन। डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1835 में 1835 में जीव द्रव्य की खोज की थी। यानी इन्होंने ये पता लगाया था कि कोशिकाओं के भीतर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था उस समय, इसका नाम रखा था सारकोड। इन्होंने जो नाम रखा था इसका सारकोड। सारकोड। यानी जीव द्रव्य को पहले क्या कहा जाता था? सारकोड कहा जाता था। लेकिन उसके बाद पुरकिंजे, कल बताया था तुमको कि पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे, J.E. पुरकिंजे, उन्होंने इसका नाम जीव द्रव्य रखा था 1839 में। J.E. पुरकिंजे ने इसका नाम बाद में रख दिया था जी जीव द्रव्य। हाँ, J.E. पुरकिंजे ने इसका नाम रखा था जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने तो नाम रखा था प्रोटोप्लाज्म, बाद में जब हिंदी बनाई गई उसकी तो उसको जीव द्रव्य नाम बनाया गया। तो उन्होंने जो नाम, डुजार्डिन ने उसको देखा था तो उसका क्या नाम रखा था? सारकोड। इसका पुराना नाम क्या है? सारकोड। अब इसका क्या नाम कहा जाता है? जीव द्रव्य। अब इसका नाम कहा जाता है जीव द्रव्य। हाँ, एक वैज्ञानिक और थे जूलियस हक्सले। एक वैज्ञानिक और थे, इन्होंने भी इस जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन किया था। इनका नाम है जूलियस, क्या लिखा है? जूलियस हक्सले। 1963 में इन्होंने जी सर इसको बताया था ये जीवन का भौतिक आधार होता है। इन्होंने क्या बताया था कि जीवन का भौतिक आधार है। हाँ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आधार है। किसने कहा था ये बात? जी हक्सले ने। जूलियस हक्सले। का पहले बोलो, हक्सले। जूलियस हक्सले ने इसको बताया था जीवन का भौतिक आधार है। इसको जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि जब कोशिकाओं में जीव द्रव्य उपस्थित होता है तभी कोशिकाओं में जीवन होता है, यानी तभी उनमें जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। भौतिक आधार का मतलब है ये कैसा पदार्थ है? ये एक द्रव पदार्थ है, ये एक तरल पदार्थ है। तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव होती है, तरल रूप में होता है ये। तो और जब ये तरल कोशिका के भीतर पाया जाएगा तभी कोशिका जीवित होती है, यानी तभी उसमें जीवन की क्रियाएं होती हैं, तभी उसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, नहीं तो उसमें जीवन का लक्षण नहीं होता है। जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होगा उसमें जीवन का कोई भी लक्षण उपस्थित नहीं होगा। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का जो बेस है, क्या है वो बेस? वो जीव द्रव्य ही है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन, अगर जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन नहीं है। ठीक। अब ये जीव द्रव्य होता क्या है? जीव द्रव्य हम बताएं? बताया। हाँ बताओ। जी जीव द्रव्य जी कोशिका के अंदर छोटे छोटे सर जी वो जो होते हैं जी, वही कण। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण द्रव होता है। जैसे ये कोशिका एक है, ये कोई कोशिका हमने बनाई तो ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है, अंदर पाया था होता है। तो कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी भरा हुआ है, ये सब पदार्थ, जितना भी पदार्थ भरा हुआ है कोशिका की झिल्ली के भीतर, ये सब क्या है? सब जीव द्रव्य कहलाता है। और इस जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। ये क्या है? जीव द्रव्य। कोशिका के भीतर जितना भी तरल पदार्थ भरा हुआ है वो सब कहलाता है जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, ये कल बताया था, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग, प्रोटोप्लाज्म के दो भाग, एक भाग होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा भाग होता है केंद्रक या केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका में कोशिका के भीतर एक केंद्रक भी होता है। तो केंद्रक के अंदर जो भरा होता है
इसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। तो इस पूरे जीव द्रव्य के दो भाग हो गए। एक भाग ऐसा हुआ जो केंद्रक झिल्ली जो ये बनी हुई है, ये केंद्रक झिल्ली है। इस केंद्रक झिल्ली के तो बाहर है, लेकिन इस कोशिका झिल्ली के अंदर है। यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये पदार्थ भरा हुआ है, ये सब क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक झिल्ली के भीतर जो कुछ भरा हुआ है उसको कहेंगे हम केंद्रक द्रव्य। आई बात समझ में? तो जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अब हमने तुमको बताया था कि कोशिका के भीतर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के भीतर कुछ अंगक पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करने में सहायता करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो जो कुछ सजीव संरचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं कोशिकांग या अंगक। तो कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? जो कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट पूरी। तो पहला कोशिकांग होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। इसके भीतर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा लवक, ये पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं केवल, ये जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। तीसरा राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। फिर गाल्जी काय, अगला कोशिकांग है गाल्जी काय। गाल्जी काय। फिर उसके बाद तारक काय। तारक काय जो होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोम कहते हैं इसको। तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है केवल, और जिनके आगे हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं वो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक। फिर कहता है एक और होता है लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम होते हैं। और फिर सातवां रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और आठवां है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका एक जाल जैसा होता है, ये कहलाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। और केंद्रक, अंत में आता है केंद्रक। ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये कोशिकांग कहलाते हैं, और ये सब पदार्थों के भीतर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसीलिए इनको जीवित रचनाएं कहा जाता है। और इसके अलावा जो तरल पदार्थ होता है, जो पानी जैसा पदार्थ भरा होता है, वो निर्जीव होता है। उसमें पानी होता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है। ये सब चीजों का एक घोल होता है, और उस घोल में ये सब संरचनाएं भी पाई जाती हैं उस घोल में। तो उस घोल को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की जीवन से संबंधित क्रियाओं को करते हैं। तो इसलिए इनको हम सजीव संरचनाएं कहते हैं। तो कोशिकांग क्या होती हैं? कोशिका में पाई जाने वाली वे सजीव संरचनाएं होती हैं जिनके भीतर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये हो जाते हैं, ये सब कहलाते हैं कोशिकांग, कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। अंग नहीं कहते हैं इनको, अंग ना कह करके कोशिकांग कहते हैं, या ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि अंग जो होता है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिल करके बनता है, और ये एक ही कोशिका के भीतर पाई जाने वाली चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना होती कैसी है। तो कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वनस्पति कोशिका, वनस्पति यानी पौधों की कोशिका, या पादप कोशिका कहते हैं इसको, वनस्पति कोशिका, या इसको कहते हैं पादप कोशिका। पादप माने पौधे,
तो पौधों की कोशिकाएं और जंतुओं की कोशिकाओं में फर्क होता है। तो ये है पादप कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जी सर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि जीव जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जंतु और पौधे। तो पौधों की कोशिकाएं में कुछ अलग बातें होती हैं और जंतुओं की कोशिकाओं में कुछ अलग चीजें होती हैं। कुछ बातें पौधे और जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों में पौधे और जंतु की कोशिकाएं जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो अब पहले हम पढ़ते हैं वनस्पति कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक, तो यानी पादप कोशिका की रचना कैसी होती है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लांट सेल। सेल माने कोशिका। तो देखो प्लांट सेल की बनावट कैसी होती है। प्लांट सेल की बनावट में क्या होता है, ये बहुभुजाकार हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, किसी भी आकार में तुम इसको बना सकते हो। ये हो गई इसकी कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले इसका आवरण बनाया जाएगा कोशिका झिल्ली। फिर पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण ये नहीं होता है, इसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। उस आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति। और पादप कोशिका की पहचान यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये मोटी होती है, मजबूत होती है, और ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, और ये बाहर की तरफ पाई जाती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। और फिर उसके बाद फिर ये दूसरी कोशिका होगी, अगल बगल की कोई दूसरी कोशिका होगी। ये तो एक कोशिका हमने बनाई, ऐसे ही एक दूसरी कोशिका भी होगी इसके बगल में। सब तरफ एक एक अलग अलग कोशिकाएं होंगी। ये अलग कोशिका होगी, ये अलग कोशिका होगी, ये अलग कोशिका होगी, ये सब अलग अलग कोशिकाएं होंगी। जी सर। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इस कोशिका का आवरण। पादप कोशिका में दोहरा आवरण होता है। सबसे भीतरी जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, और जो बाहर की तरफ ये है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। चित्र बनाने की खूब प्रैक्टिस करो, चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब इसके भीतर जो कुछ भी भरा होगा वो सब क्या होगा, जीव द्रव्य होगा। तो जीव द्रव्य में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तरल पदार्थ भर देंगे, इसका बिंदी बिंदी करके ऐसे ऐसे करके। ये सब तरल पदार्थ भरा हुआ है, कोई पानी जैसा द्रव है जो भरा हुआ है इसके भीतर। ये सब क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसके भीतर ये सब भरा होता है, सब बिंदी बिंदी करके खूब घनी घनी बना दो। और एक तरफ इसमें कहीं पर केंद्रक होगा। तो केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसलिए झिल्ली को भी तुम डॉट लाइन से बनाओगे ऐसे ऐसे करके। और ये झिल्ली जो होती है वो दोहरी होती है, तो इसको डबल लेयर कर दोगे ऐसे करके घुमा घुमा के। इसको घुमा के ऐसे ऐसे डबल लेयर बना देंगे। तो ये हो गया केंद्रक। और ये केंद्रक के भीतर जो पदार्थ भरा होगा वो सब कहलाएगा केंद्रक द्रव्य। तो ये क्या हुआ, केंद्रक। तो केंद्रक के भीतर जो द्रव भरा होगा उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य, और जो केंद्रक के बाहर जो है ये इस सब द्रव को, इसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये क्या चीज है, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के बाहर तथा कोशिका झिल्ली के भीतर, केंद्रक के बाहर तथा कोशिका झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। ठीक,
जी सर। और इसमें एक बड़ा सा खाली जगह भी होती है। पादप कोशिकाओं में खाली जगह बहुत बड़ी होती है। ऐसे करके कोई भी डिजाइन बना दो, जरूरी नहीं कि जैसी किताब में बनी हो वैसी ही बनाओ, सब सब आकार इनके अदलते बदलते रहते हैं। तो ऐसे करके एक बड़ी सी एक खाली जगह है, इसके भीतर ये कोशिका द्रव्य नहीं भरा होता है, दूसरे प्रकार का तरल पदार्थ होता है, पानी भरा होता है, पानी जैसा तरल पदार्थ। इस खाली जगह को कहते हैं हम रिक्तिका। इस खाली जगह को कहते हैं हम रिक्तिका, या रिक्त माने होता है खाली स्थान, तो रिक्तिका है खाली जगह है। इसमें कोशिका जो होती है वो अपने सभी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ भर देती है, या कुछ अन्य पदार्थ जो जरूरत के नहीं होते वो सब यहाँ, ये एक तरीके से डस्टबिन टाइप से समझ लो होता है कोशिका का। इसके भीतर तरह तरह के पदार्थ भरे जाते, आवश्यकता से ज्यादा पानी होता है वो भी इसी में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, ये सब बाहर क्या है, अब ये कोशिका द्रव्य हो गया। अब इस कोशिका द्रव्य के में ही विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाएंगी। जैसे एक ये चीज हो गई, ये ऐसे से करके बनाया जाता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे अंडाकार, उसके भीतर ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, और फिर इसके भीतर जो खांचे होंगे उसमें ऐसे ऐसे करके दोबारा इधर से चल देंगे, ऐसे करके इसको दिखाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना लगभग लगभग ऐसी होती है, अभी अलग से फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ होते तो सैकड़ों की संख्या में, लेकिन यहाँ पर हम सैकड़ों नहीं बनाएंगे, 2-3 बना देंगे बस। एक ये बना दिया हमने ऐसे, एक इधर बना दिया यहाँ पे, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि जिससे किताब में 5 बने तो तुम 5 ही बना रहे, तुम 2-3 बना दो खाली, बस बहुत है। तो बस तुमको दिखाना है कि उसके भीतर क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन ये होती है ऐसा नहीं कि 2 ही 3 5 होती हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में होती हैं। बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो इसलिए हजारों की संख्या में होते हैं सब कोशिकांग। छोटे छोटे गोल गोल रचना ऐसे करके बना दो तो ये हो गया। कुछ लवक पाए जाते हैं, ऐसे करके यहाँ बना दो, ये सब जीव द्रव्य है, तो ये सब क्या हो गए, लवक। लवक हो गए, लवक हो गए, या प्लास्टिड्स कहते हैं इनको, अभी इनके बारे में भी अलग से पढ़ाएंगे। कुछ मोटे मोटे गोल गोल दाने बना दो, घर है ऐसे करके ये बना दिए जाते हैं, ऐसे करके कहीं पर भी बना दो, कोई निश्चित जगह नहीं, सब कोशिका द्रव्य में सब फैले रहते हैं। तो इनको कहते हैं हम राइबोसोम। इनको कहते हैं राइबोसोम। अभी हमने तुमको सब कोशिकांगों के नाम लिख के दिखाए थे, तो वही सारी चीजें इसके भीतर तुम्हें दिखाई जाएंगी। कुछ जगहों पर ऐसे ऐसे थैलियां कुछ गोल गोल सी होंगी, कुछ इनको नाम लिख दो तुम, लाइसोसोम। लाइसोसोम हो गया। कुछ जगहों पर कहाँ बनाए, यहाँ पे जगह कर लेते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे करके लंबी लंबी नलिकाओं का गुच्छा जैसा होता है, ऐसे करके एक के ऊपर एक 4-5 नलिकाएं होती हैं, इसको कहते हैं गाल्जी काय। इसको कहते हैं गाल्जी काय। ये 2 या 3 होते हैं बस, ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं गाल्जी काय। एक इधर बना दो, यहां से थोड़ी जगह खाली कर लो, यहाँ एक बना दो, ऐसे करके। ये ऐसे गुच्छा जैसा बनेगा, अलग से दिखा दे तुमको बना करके, तो ऐसे होता है लगभग ये। ऐसे इसके आगे पीछे सब नलिकाएं ऐसे करके बना करके नलिकाओं का एक गुच्छा जैसा होता है, इस आकार में होता है। इसके आसपास छोटी छोटी कुछ और भी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये इस तरीके से बनता है, कुछ भी आकार में बना दो ऐसे करके, तो ये इस तरह से दिखाई देगा कुछ कुछ। तो ये इसके भीतर ये ऐसे चीजें 1-2 जगह पर बना दो। ये क्या है, गाल्जी काय, ठीक है। तो बस इस प्रकार से तुमको कुछ संरचनाएं बनानी है। और इसमें अंतः प्रदर्वी जालिका होती है, तो केंद्रक से जुड़ी हुई होती है, और ये केंद्र से जुड़ी हुई कुछ नलिकाओं का एक ऐसे ऐसे करके नलिकाएं होती हैं, ऐसे करके। फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे करके लंबी लंबी नलिकाएं होंगी, बीच से यहाँ काटो, ऐसे ऐसे होंगे। ये क्या है, इसको कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। अंतः प्रद्रवी जालिका, ये भी कई होती है, लेकिन हम इसमें एक ही दिखा रहे हैं फिलहाल। तुमको सब चीजें दिखानी है कि कोशिका के भीतर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये अंतः प्रद्रवी जालिका हो गई। तो इस तरह की चीजें सब जो होती हैं तुमको दिखाई देंगी, कहां पर, कोशिका में, ठीक है जी सर। हाँ, तो कोशिका में ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो ये सब
मिलकर के क्या हो गया, ये एक पादप कोशिका की संरचना हो गई। बाकी खाली जगह जो दिख रही है इनमें सब में थोड़ा महीन महीन ज्यादा, थोड़ा घना घना को डॉट डॉट से बिंदियां बना दो ऐसे ऐसे करके, जैसे कि सब भरा हुआ दिखाई दे। सब इसके भीतर क्या भरा है, ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये सब कोशिका द्रव्य है। ठीक, तो इस तरह से ये एक पौधों की कोशिका ये इस तरह से बन जाती है। ठीक है, समझ में आई कुछ इसकी रचना बनाना, क्योंकि ये बनाने को भी आता है इसका चित्र, इसका चित्र बनाने को भी आता है कि पौधों की कोशिका की या पादप कोशिका की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाओ। केवल चित्र बनाने को आता है, अब लिखना नहीं होगा ज्यादा कुछ, लेकिन केवल चित्र बनाने को आएगा, कम से कम 4 नंबर में आएगा, ये समझ लेना। और केंद्रक के भीतर जो लकीरें जैसी दिख रही हैं ये क्या है, ये सब गुणसूत्र होते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन्स होते हैं, और ये जीन्स ही जो होते हैं लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके भीतर गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। क्रोमेटिन नामक एक पदार्थ होता है, उसके ये बने होते हैं, तो ये गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और इसकी एक चीज छूट गई कि इसकी जो कोशिका भित्ति है इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे करके, ये छेद आर पार, क्योंकि बगल में ये दूसरी कोशिका है, यहाँ पर ये दूसरी कोशिका है, तो इस कोशिका के पदार्थ इस कोशिका में आ सकते हैं, इसलिए जगह जगह पर इस कोशिका में क्या होते हैं, छिद्र भी होते हैं। ऐसे करके एक छेद यहाँ हो गया, एक छेद यहाँ बना दो। ये सब पहले से ही पेंसिल से बनाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मिटा भी दोगे, पेन से बनाओगे तो नहीं मिटा पाओगे, गंदा हो जाएगा चित्र। तो इस तरीके से ये कोशिकाओं के बीच में छिद्र भी होते हैं, इसमें कोशिका की दीवार में, कोशिका भित्ति में, जिससे कि एक कोशिका का जीव द्रव्य जो होता है वो दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य में आ जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अगर इधर ज्यादा हो गए तो बगल वाली कोशिका में भेज दिए गए, पानी ज्यादा है इधर तो बगल वाली कोशिका में भेज दिया गया। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं तो घरों में अपने आपस में कुछ सामानों का लेन देन चलता रहता है कि नहीं? जी सर। है? कोई किसी के घर में कोई सामान खाने का बनाएगा तो दूसरे घर में पहुंचा दिएगा, उनके घर में कोई चीज बनी तो तुम्हारे घर में देगा, तुम्हें कोई चीज जरूरत पड़ी तो उनके घर से मांग लाया, उनको कोई जरूरत पड़ी। तो इसी तरह ये दरवाजे लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जिनके द्वारा अगल बगल की कोशिकाओं से संबंध बना रहता है। अगल बगल की कोशिकाएं भी एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। तो इस प्रकार से ये, हाँ, इस प्रकार से ये पौधों की कोशिका का वर्णन पूरा हो गया। समझ में आया या नहीं? जी सर। को एक ही और बता दें कि जैसा जो कुछ हम बना के भेजें बिल्कुल वैसा ही बनाना की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हमने कहा कि लवक दिखाने हैं तो तुम कहीं पर भी दिखा सकते हो, गोल गोल ये बना दो, ये लवक हो गए। और राइबोसोम दिखाने तो ये दाने दाने जैसे दिखा दो। कुछ राइबोसोम यहाँ पर भी चिपके होते हैं, इस अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर भी चिपके रहते हैं, तो इसकी वजह से अंतःप्रदवी जालिका जो है उसकी सरफेस जो होती है उसकी सतह खुरदरी हो जाती है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं और इस अंतःप्रदवी जालिका पर भी चिपके रहते हैं। ये जो, हाँ, और अंतःप्रदवी जालिका जो होती है केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये वनस्पति कोशिका का चित्र और इसका वर्णन पूरा हो गया। ठीक है? जी सर। समझ में आ गया अच्छी तरह से? नहीं? यस सर। तो अब आज फिर अब इतना ही, आज का पाठ इतना ही, शेष कल। ठीक है? ओके बाय। ओके, यस सर। बाय बाय। बाय सर।